एक्सप्लेन होगा। एक बार रिवाइज करेंगे जितने भी उसमें दे रखे हैं, बट आपको पढ़ना वहीं से ही है उसको, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम अपना क्वेश्चन पूरा कर सकें। ओके मैम। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद योर टॉपिक। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अभी तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जितना हमने पढ़ा है उसमें कुछ ना समझ में आया हो? इतना इनएक्टिव क्यों रहते हैं क्लास में, क्या परेशानी है? ज्यादा हो जाता है लोड? नो मैम। नो मैम। नहीं, मतलब इनएक्टिव रहते हो ना आंसर करते हो। किसी का माइक ऑन है, आवाज वापस आ रही है। बताइए, एक एक करके बताइए क्या प्रॉब्लम है। हम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते क्लास में? समझ नहीं आता क्या क्लास में? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो जो फिर आता है वो तो बता ही देते हैं। वो तो ऑब्वियसली तुम बताओगे ना, बट वही 2-4 लोग ही बताते हैं ना। अब तो मुझे 2-4 लोगों की आवाज भी इतने अच्छे से पता है कि कोई बोल रहा है तो समझ में आ जाता है कौन बोल रहा है बिना देखे हुए। लेकिन बाकी लोग इतना म्यूट बटन दबा के क्यों बैठे रहते हैं? इंटरेस्ट नहीं आता क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने में? है? आता है मैम। ये भी अभी वही 2-4 गिनी चुनी आवाजें हैं जिनको समझ में आता है, बाकी सब मैम आता है। बटन में रहते हैं। आता है नहीं मैम, नहीं मैम, आता है आता है। और चला भी जाता है दिमाग में से, जितना आता है उतना चला जाता है। हाँ यस मैम, है ना, उतना चला भी जाता है जितना आता है समझ में। नहीं थोड़ा कम जाता तो नहीं है। उसको लॉक करके रखा करो दिमाग में। ऐसा नहीं करना ना, 2 कान मिले तो एक से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया। ये तो दिमाग में ले जाने वाली बातें हैं, इसको तो याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी विल हैव विद द प्लेटलेट्स पार्ट, ठीक है। सो आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारा थर्ड पार्ट रह गया है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स है, ठीक है। सो प्लेटलेट, जैसे कि आपको पता है, इट्स अ काइंड ऑफ थ्रोम्बोसाइट, अनदर नेम इज थ्रोम्बोसाइट। इट्स अ कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। एक कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडी रहती है जिनके 1 by 1 स्पेसिफिकेशंस हम स्टडी करेंगे। सो इट्स अ स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट एज अ ब्लड सेल, ठीक है। अमाउंट अगर आप देखेंगे तो इसकी अमाउंट जो है एज कंपेयर टू योर रेस्ट ऑफ द सेल्स ये ज्यादा है, ठीक है। इट्स अराउंड 1.5 to 4 lakhs, ठीक है। इट कैन बी स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड दे आर ग्रैनुलेटेड, बेसिकली ग्रैनुलेटेड मींस दे आर प्रेजेंट इन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में प्रेजेंट है। इट्स अ नॉन न्यूक्लिएटेड इफ इट इज इन डिस्क शेप। अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं और आपको वहां पर ये डिस्क शेप में दिखाई दे रहे हैं, देन दे आर द inactive form of platelets. If it is the spherical part, then it is the activated form. और ज्यादातर आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं 8 to 12 डेज तक, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं आपके आरबीसी का सर्वाइवल टाइम क्या होता है? हाँ जी मैम, आपकी वाली 120 डेज। मैम 120 डेज। 120 डेज। हाँ 120 डेज है, लेकिन कोई बीच में आवाज के लिए भी बोल रहा था। क्या मेरी आवाज नहीं साफ से आ रही है? मैम आ रही है मैम। मैम मैं एक चीज बोल रहा हूँ। ओके, बीच बीच में ऐसा हो रहा होगा नेटवर्क इशू की वजह से। चलिए, Yes, ma'am. सो 120 डेज का आपका आरबीसी है, तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज? मैम 6 to 7 डेज। ये कहाँ पढ़ लिया आपने 6 to 7 डेज? या तुक्का लगा रहे हो? अरे बाप रे, और छोटा 1 to 3 डेज। मैं ओवरऑल मैम डब्ल्यूबीसी याद पूछ रही नहीं आ हूँ। रही। 10 to 12 days I guess. इट कैन बी 13 to 17 डेज और कैन बी 13 to 20 डेज। क्या बात है, पढ़ा नहीं है? मैंने आपसे न्यूट्रोफिल्स का नहीं पूछा, मैंने आपसे बेसोफिल्स का नहीं पूछा लाइफ स्पैन, मैंने आपसे डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन पूछा है। ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन कि डब्ल्यूबीसी का पूछा जा रहा है या डब्ल्यूबीसी में जो फर्दर उसकी कंपोजिशन है, ए ग्रैनुलोसाइट से ग्रैनुलोसाइट, उसका मैं आपसे पूछ रही हूँ।
ठीक है। इफ इट इज फॉर WBC तो वी विल गो विद 13 to 20 डेज का लाइफ स्पैन रहता है। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वो तकरीबन 2 से 5 दिन तक रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन जो है वो 8 to 12 डेज का रहता है, ठीक है। एंड आफ्टर देयर डिस्ट्रक्शन यानी 8 से 12 दिन के बाद हर तरह का जो सेल्स है, जितना भी उसका लाइफ स्पैन है, वो फ्रेजाइल हो जाते हैं, वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे बिकम ओल्ड सेल, ठीक है। जैसे वो डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, दे विल गो टू द स्प्लीन, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड। तो वहां पर जितने भी डिस्ट्रॉयड डैमेज सेल्स हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ स्पैन, वो सब स्प्लीन में चले जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, आप मैम बोलो। स्प्लीन का मतलब आपने क्या बोला, ग्लेविया? ग्लेविया नहीं बोला, स्प्लीन एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जहां पर जो आपके डैमेज सेल्स रहते हैं, जो कि लाइफ स्पैन जिनका खत्म हो जाता है, पुराने बूढ़े सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए स्प्लीन में जाते हैं, उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स, ओके मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज। ग्रेवयार्ड का मतलब समझते हैं ना? यस मैम। शमशान। हाँ हाँ, शमशान जो रहती है वहां पर ये दफन हो जाते हैं वहां पर जाके स्प्लीन में, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, जब कोई भी इंजरी होती है वहां जाकर क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं, क्लॉट बनाते हैं। सो दे हैव सम एडहेसिव प्रॉपर्टी, एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, स्टिक करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे कंटेन थ्रोम्बिन, कोलेजन, थ्रोम्बोक्सिन, ADP, कैल्शियम आयन एंड वॉन विलिंग ब्रांड फैक्टर। इन सब चीजों की वजह से आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, दे हैव अ स्टिकी प्रॉपर्टी, एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं। जितना उनमें स्टिकीनेस ज्यादा होगी उतना वो आपके जो वुंड है, चोट है, उस पे जाकर वो सील करेंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस ADP? एडिनो डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। Adenosine, yes ma'am. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज योर ADP, ठीक है। सो थ्रोम्बोक्सिन है, कोलेजन है, थ्रोम्बिन, ये सब जो है आपके जो एडेसिवनेस है, प्रॉपर्टी है जो उसकी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर आप कैल्शियम आयन भी देख रहे हैं। कैल्शियम आयन क्या करते हैं, जब हमारी जो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है ना, जिसमें ये सब एक्टिवेट करते हैं हमारे फैक्टर्स को, ये कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिवेटर का काम करता है। मतलब अगर बॉडी में कैल्शियम आयन्स नहीं होंगे तो आपकी ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं होगी, यानी प्लेटलेट जाकर वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सो दे एक्ट एज अ एक्टिवेटर, ठीक है। ये हमारी जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने का काम करते हैं। देन वी हैव अनदर फैक्टर दैट इज वॉन विलब्रांड फैक्टर। ये वॉन विलब्रांड फैक्टर क्या है, एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन जो हीमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आपने होम्योस्टेसिस पढ़ा होगा, अब हम पढ़ रहे हैं हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या चीज थी? व्हाट इज होम्योस्टेसिस? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के इनसाइड में और आउटसाइड जो है एनवायरनमेंट के साथ। नाउ व्हाट इज हीमोस्टेसिस? जो आपके ब्लड लॉस को प्रिवेंट होने से रोकता है, ठीक है, एक्सेस ब्लड लॉस ना होने दे, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीमोस्टेसिस, ठीक है। देन वी हैव द एग्रीगेशन। अब आपको पता है अगर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं या स्टिक हो रहे हैं प्लेटलेट्स आपस में, वो एक जगह पर जाकर ग्रुपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी उनकी। अगर वो एक जगह पर अक्यूमुलेट नहीं होंगे, एग्रीगेट नहीं होंगे, तो क्लॉट नहीं बनेगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्यों होती है? क्योंकि प्लेटलेट्स दे आर वेरी स्टिकी इन नेचर, ठीक है, एक दूसरे से स्टिक करते हैं बिकॉज ऑफ ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन। सॉरी, इन दोनों चीजों की वजह से वो आपस में स्टिक करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? क्लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे क्लम्प्स जो हैं, प्लेटलेट्स जो है, दे विल बाइंड टुगेदर, दे विल फॉर्म द क्लम्प्स। शायद हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस भी करी थी एग्लूटिनेशन की, कहीं करी थी? करी थी कहीं पे? मैम डायग्राम से समझाया था शायद मैंने, जितना मुझे याद है। नहीं समझाया था? नो मैम।
ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बैचेस को एक जैसे ही तो समझाती हूँ, आपको ना समझाया ऐसा कैसे होगा? हमने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था कुछ? ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था क्या हमने? अरे बताओ तो सही, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में ABS मैम पढ़ा था, जो एंटीजन होते हैं आई से वो होता है, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी थी ट्वेल्थ में मैम, उससे रिलेटेड था AAB उसकी कैटेगरी होती है, आपने बताया ये जो उसमें एग्लूटिनेशन था वो क्या चीज थी? मैम एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर लेकिन जैसे मैंने बताया वो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो एक्शन होता है उससे कुछ रिलेटेड था ये। हाँ, उसमें जब आपस जो में एंटीबॉडीज बनती हैं तो जब वो फॉरेन मटेरियल आता है तो वो उसको एंगल्फ कर लेता है, इसका मैकेनिज्म पढ़ा था आपने हम। एक्यूमुलेशन और एग्लूटिनेशन बेसिकली, एग्रीकल्चर का वर्ड था वो, हाँ जो एग्रीगेट होता है। हाँ, एग्रीगेट होना इज अ काइंड ऑफ एग्लूटिनेशन, ठीक है। उसमें मतलब क्लम्प्स बन जाते हैं, छोटे छोटे क्लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। सो हेयर प्लेटलेट इज आल्सो एक्टिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन। यहाँ एग्लूटिनेशन होता है, उसके क्लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब प्लेटलेट जो है उसमें एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे क्लम्प्स बनाते हैं। सो वी हैव द प्रॉपर्टी विद एडेसिवनेस, एग्रीगेशन एंड एग्लूटिनेशन। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, सबसे पहले आपका जो प्लेटलेट है वो एक रेस्टिंग प्लेटलेट है, मतलब अभी वो एक्टिव नहीं है। जैसे ही कोई इंजरी है, कोई रप्चरिंग स्टार्ट होगी, आपका प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही बाकी जो नियर बाय जो प्लेटलेट है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां पर एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है। सो जैसे ही वो एग्रीगेट हो जाएंगे, उस जगह से जो भी आपका ब्लड बाहर आ रहा है, ऊजिंग आउट हो रही है, जो भी कहीं कट लगा हुआ है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ कि हमारे कैसे प्लेटलेट एक्टिवेट होकर उस पर्टिकुलर एरिया पे इकट्ठे हो जाते हैं। फंक्शंस आपको पता ही है, प्लेटलेट का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में क्या रहता है, जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, जब तक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपकी क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। मींस इट्स अ बेसिक इनिशिएटर ऑफ योर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस इनिशिएट होती है प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेट होने से, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर ब्लड क्लॉटिंग। देन इज द ब्लड इज द क्लॉट रिट्रैक्शन। क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब है, आपने देखा होगा जब हमें कोई चोट लगती है उस टाइम पर वहां पर फटाफट क्लॉटिंग हो जाती है। कुछ टाइम बाद, अराउंड 35 to 40 मिनट्स के बाद, उस एरिया में आपको एक येलोइश कलर का जो है सब्सटेंस दिखाई देगा, मतलब जो वो रेड कलर है उसका, वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो क्लॉट का साइज है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब वो क्यों रिड्यूस हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ रिलीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जैसे एक्टिन है, मायोसिन है, ये रिलीज होते हैं। इनके रिलीज होने से जो उस वुंड का साइज है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वुंड का साइज डिक्रीज होगा, वुंड पर है क्या चीज है? क्लॉट है, तो क्लॉट का साइज धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होना शुरू होगा। दैट इज नोन एज क्लॉट रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन माने रिड्यूस होना, ठीक है। तो क्लॉट धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। Then we have the prevention in the blood loss. अब obviously blood clot बन रहा है, clot retract हो रहा है, तो वो blood loss को prevent करता है। लेकिन कैसे? जो आपका प्लेटलेट है वो 5HT को रिलीज करता है। 5HT एक तरह का वेजो कंस्ट्रिक्शन है। वेजो कंस्ट्रिक्टर माने जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, उनके साइज को रिड्यूस करता है। इफ माय कर्सर इज विजिबल, आपको कर्सर विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज योर नॉर्मल ब्लड वेसल, ठीक है, ये नॉर्मली है। अगर आपका 5HT रिलीज होगा तो वो इसे कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब इसका जो एरिया है उसे कम करेगा। दिखाई दे रहा है, पहले नॉर्मली ब्लड वेसल का साइज बड़ा था, ठीक है, अब वो साइज कम हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज कंस्ट्रिक्टिंग। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। 5HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। आपने पढ़ा है 5HT पहले? नहीं मैम, नहीं पढ़ा। No, ma'am. 5HT No, is ma'am. basically it's a 5-hydroxytryptamine. It's another name of serotonin. Serotonin तो पढ़ा है?
सेरोटोनिन तो Yes, पढ़ा ma'am. होगा, पढ़ा है। Yes, ma'am. ठीक है। तो सेरोटोनिन का जो दूसरा नाम है दैट इज 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, ठीक है। जो आपका सेरोटोनिन होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड का बना होता है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। उसमें ट्रिप्टोफैन जो है आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है। और 5-HT एक तरह का वेजो कंस्ट्रिक्टर है जो हमारे वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन अदर देन दैट भी सेरोटोनिन का कुछ रोल रहता है, क्या रहता है? मैम ये हार्मोन नींद मैम एलर्जिक स्लीपिंग के लिए होता है। एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स में। नहीं, उसके अलावा एलर्जी वो तो डिटेल हो गया, हम इसको किसी और नाम से भी जानते हैं। आप खुश क्यों होते हो? मैम It's a प्लेजर happy- हार्मोन, प्लेजर हार्मोन। It's a happy chemical. प्लेजर हार्मोन्स मैम। हाँ, ये हैप्पी केमिकल है, ये सेरोटोनिन है जो आप खुश होते हो। जब ये सेरोटोनिन है ये रिलीज होता है देन वी फील हैप्पी, ठीक है। हमारा माइंड जो है जो इस तरह के केमिकल रिलीज करता है तब माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, खुश होता है। लेकिन जो पेशेंट एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनमें इनका लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए बाहर से मेडिकेशन भी ऐसी दी जाती हैं जो सेरोटोनिन का रिलीज जो है उसे बढ़ाए, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि हाँ दवाई खाने के बाद हमें अच्छा लगता है। सो दीज आर द केमिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन। वो उसको प्रमोट करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज हो ताकि वो कंडीशन ठीक हो सके, ठीक है। सो इसमें आपका क्या रहता है, 5-HT रिलीज हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जो ब्लड वेसल्स है उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा। अब क्योंकि प्लेटलेट की एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। हाँ मैम फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, बार बार एग्जिट हो जा रहा है मैम। बार बार एग्जिट हो जा रहा है, कहाँ से रिपीट करूं? मैम इस वाले से। ओके, सो प्लेटलेट जो बेसिकली हमने पढ़ा है ये ब्लड लॉस में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें ये रिलीज करता है 5-HT। 5-HT एक तरह का वेजो कंस्ट्रिक्टर है, आपके वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। वेसल जो आपकी ब्लड वेसल्स है जैसे ही वो कंस्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन हमारे प्लेटलेट की प्रॉपर्टी क्या है कि वो स्टिकीनेस भी करता है, एडेसिव प्रॉपर्टी है। वो फटाफट जाकर क्या करेगा, आपकी डैमेज हुई ब्लड वेसल्स पर जाके वहां पर सील कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। वहां पर एक टेम्परेरी प्लग बना देगा, टेम्परेरी सील बन जाएगा और जो ब्लड है वो आपका जो है लॉस होना वहीं रुक जाएगा, जो ब्लड फ्लो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ काइंड कि वो किस तरह से आपके ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। अब एक फेज है कि आपका जो ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड लॉस नहीं हुआ, लेकिन दूसरा है कि अगर आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, खराब हो गई है, उसको वो कैसे ठीक करता है। देयर इज अनदर पार्ट दैट इज द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये फैक्टर हमारे जो प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म होता है वहां पर प्रेजेंट है। ड्यू टू दिस प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आपकी जितनी भी जो रिपेयर होने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम रप्चर्ड कहते हैं, जो खराब हो चुकी हैं, उनको ठीक करने के लिए दिस फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो हैविंग डिफेंस मैकेनिज्म। हमने जो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस ये कोई भी फॉरेन मटेरियल जो इसके पास आता है ये उसको उसमें ट्रैप करता है, क्लम्प बनाता है, उसमें आपके जो भी एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे और फॉरेन मटेरियल को खत्म कर देंगे। सो प्लेटलेट ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। बट समटाइम्स आपके प्लेटलेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं जैसे एज है, जेंडर है, हाई एल्टीट्यूड है, आफ्टर मील्स है। इसमें क्या रहता है, कुछ कंडीशंस में आपका जो लेवल है प्लेटलेट का वो बढ़ जाएगा, कुछ में कम हो जाता है। जैसे कि एज की बात करें, इनफैंट जब तक आपका 3 मंथ्स तक नहीं एज क्रॉस करता तब तक उसके प्लेटलेट्स का काउंट कम रहता है। विद द पैसेज ऑफ एज उसके जो काउंट है वो पूरी तरह से कवर हो जाते हैं, जितनी रेंज है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। जेंडर की बात करें, ऐसे जेंडर में डिफरेंस नहीं आता अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कंडीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, या फिर कोई जो पर्सन है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, जिसको कहते हैं ना माउंटेनियर है, वहां पर जाने से जो प्लेटलेट का काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है।
बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या कुछ ऐसे मील्स हैं, कुछ ऐसे फूड हैं जिनको खाने के बाद हमारा प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कीवी खाने से प्लेटलेट काउंट बढ़ते हैं, ठीक है। जिन पेशेंट में प्लेटलेट काउंट कम रहते हैं, किन में रहते हैं, बहुत कॉमन डिजीज सुनी होगी आपने, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। डेंगू में डेंगू मैम, डेंगू के केस में क्या रहता है, आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। तो एडवाइस किया जाता है कि आप ऐसे फूड को इनटेक करिए जो ज्यादा से ज्यादा आपके प्लेटलेट के काउंट को बढ़ाने में हेल्पफुल हो, ठीक है। सो दीज आर द सिचुएशंस, दीज आर द, हाँ जी मैम, अगर डेंगू नहीं और फिर भी प्लेटलेट्स कम है तो क्या रीजन हो सकती है? और बहुत सारी डिजीज है, जैसे कि आपके कोई भी, हाँ टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, ल्यूकीमिया है, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जिसमें प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। ये तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल थी, इसलिए मैंने आपको बताई, जो सबने सुन रखी होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर काउंट ज्यादा और कहाँ पर कम होता है, ठीक है। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। एक होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है किसी बीमारी की वजह से या तो प्लेटलेट का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या प्लेटलेट का काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर ट्रॉमा की कंडीशन है तो प्लेटलेट का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट क्या होगा, उस जगह में जाकर जो है क्लॉटिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रॉमा माने कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ ट्रॉमा। या स्प्लीनेक्टोमी है, स्प्लीन आपकी रिमूव हो गई है, ठीक है। टॉमी का मतलब होता है रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल जो है अगर हम कर देते हैं स्प्लीन का, दैट इज स्प्लीनटेक्टोमी, ठीक है। स्ट्रेस की कंडीशन है, हैमरेज है, ठीक है। हैमरेज का मतलब समझते हैं ना, यस मैम। जब आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और ब्लड जो है आपके ऑर्गन्स में जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग, हाँ इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इसमें क्या भी देखा, नसें फट जाती हैं, द टर्म जो हम जर्नली यूज करते हैं। तो हेमरेज की कंडीशन है, बोन फ्रैक्चर है, रूमेटिक फीवर है, इन सब कंडीशंस में थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, प्लेटलेट का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तब होता है, यानी थ्रोम्बोसाइट से प्लेटलेट का काउंट तब कम होता है जब आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। आपको अनीमिया की कंडीशन हो, पर्निशियस अनीमिया है, एप्लास्टिक अनीमिया है, आपके स्प्लीन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है इंक्रीज होना, स्प्लीन का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, स्कारलेट फीवर है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ल्यूकीमिया है, ये सारी ऐसी कंडीशन है, जर्नली जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है उन कंडीशंस में थ्रोम्बोसाइट्स का या प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्निशियस एनीमिया? ये तो पढ़ाया है। व्हाट इज पर्निशियस एनीमिया? मैम गूगल करके मत बैठना, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम, जो हमारी आरबीसी होती है मैम, वो एबनॉर्मल शेप की हो जाती है। ओके, आरबीसी अब नॉर्मल शेप की हो जाते, क्यों, वाई? ये तो परनीशियस तो मैम विटामिन B12 जो विटामिन की कमी की वजह से होता है, आपने बताया था। टेंडेंसी लूज कर देते हैं अपनी विटामिन B12 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाती है? जो मेजर इफेक्ट होता है वो इम्यून सिस्टम पे होता है मैम इसका। और मैम जो सिम्टम्स होते हैं वो मे भी था कि मतलब जो एक होती है स्टमक एक होती है और मैम अंदर का जो सिस्टम्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। वही चीज पूछ रही हूँ, ऐसा क्या हो जाता है जिस वजह से आपका विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता? मैंने बताया है, इंट्रिंसिक फैक्टर, वेरी गुड, इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। इंट्रिंसिक फैक्टर आपकी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कराता है। और कहां पर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर? स्टमक में। मैम स्टमक में, मैम स्टमक में। कहां? स्टमक में कहां? इंटेस्टाइन, स्टमक लाइनिंग, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन होती है। मैम पेरिफेरल सेल्स। पेरिफेरल सेल्स, ये कौन सी सेल्स होते हैं पेरिफेरल सेल्स? मैम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। पेराइटल सेल्स, पेराइटल मैम सेल्स, स्टमक में होता है मैम जो लेयर्स होती है मैम, लेयर्स की इंटरनल इनर लाइनिंग मैम स्टमक की लाइनिंग पे, आपने वो रीजन बताया था जहां पर हमारे पेरिएटल सेल्स होते हैं वो सेल्स जो है इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं,
ठीक है। सो दिस इज पर्नीशियस एनीमिया। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे इतने क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो 2 मार्क्स में ऐसे से ही क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है? मैं जो पूछ रही हूँ वैसा ही पेपर में डालूंगी। यस मैम। तो अब जो भी डिस्कस होता है क्लास पे उसको या तो नोटबुक पे नोट कर लो या दिमाग में याद कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगता हो। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थ्रोम्बोसाइथीमिया। थ्रोम्बोसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका बोन मैरो जो है वो एक्सेस में आपके जो प्लेटलेट्स है उनको बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि कार्सिनोमा की कंडीशन होती है जिसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया की कंडीशन होती है, ल्यूकीमिया भी एक तरह का कैंसर होता है, हॉडगिंग डिजीज है। ये सारी ऐसी डिजीज है जिनमें आपका जो बोन मैरो है वो बहुत ज्यादा जो है आपका वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है प्लेटलेट का काउंट। ठीक है। प्लेटलेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। देन वी हैव हीमोस्टेसिस। ठीक है। हीमोस्टेसिस जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लड लॉस को ना होने देना, दैट इज प्रोसेस कि वो जो आपके ब्लड का लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। ठीक है। देन हाउ द प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी है, अगर आपको कहीं पे भी इंजरी होती है सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। व्हाई वेजो कंस्ट्रिक्शन? क्यों वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा? मैम क्वेश्चन नहीं सुना मैम। ब्लड को स्टॉप करने के लिए। वेजो कंस्ट्रिक्शन 5-HT रिलीज होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो वैसे कंस्ट्रिक्ट करवाता है उसको। हाँ 5-HT रिलीज होता है बिकॉज हमारे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेट होते ही सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए, क्योंकि अगर आपके ब्लड वेसल का साइज कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो वो जैसे ही आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा उसके बाद सारे प्लेटलेट्स वहां जाके एडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, सील कर देंगे उस पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है। अब क्या रहता है, उन्होंने सील करना स्टार्ट करना है। ठीक है। आपके प्लेटलेट एक्टिवेट हो गए। प्लेटलेट एक्टिवेट कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है हमारे प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करते ही जितने ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स होंगे उस पर्टिकुलर वूंड पर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन विल बी एक्सलरेटेड, फास्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पीएएफ के बगैर वो जाकर जो है वहां पर बाइंड नहीं होंगे, दे विल गो। ठीक है। उस पर्टिकुलर इंजरी साइट पर जाएंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पीएएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस एग्रीगेशन की एक्सलरेट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। अभी तो प्लेटलेट आकर वहां पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। अब ड्यू टू दिस थ्रोम्बोक्सिन एंड एडीपी, प्लेटलेट की प्रॉपर्टी होती है एडहेसिवनेस की, स्टिकीनेस की। ठीक है। वो जैसे ही वहां एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, दूसरे प्लेटलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन। ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर इकट्ठे हो और वो एक प्लग बनाए जिसको हम कहते हैं क्लॉट बनाए। जैसे क्लॉट बनेगा हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है। सो वहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए, इकट्ठे हो गए, एक टेम्पररी जो है लूज प्लग बन जाएगा। ठीक है। जो ब्लड लॉस होने नहीं देगा। अब क्या होगा, जब वहां पर ये क्लॉट जो है आपके सब प्लेटलेट इकट्ठे हो गए, अब हमारा जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, आपका जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वो पूरी तरह से हमारी रप्चर हुई हुई जो खराब हुई हुई ब्लड सेल्स है उसको क्या कर देगा, पूरी तरह से कवर कर देगा। जैसे ही वो उसको कवर कर देगा वैसे ही आपका जो कोएगुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब क्लॉटिंग जो है होनी शुरू हो जाएगी। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, अगर आप ऐसे ही आपका ब्लड जो है किसी कंटेनर में, मान लो आपको कोई कट लग गया है और आपने किसी कंटेनर में नीचे रख दिया कि ठीक है ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो ना जेली लाइक मटेरियल बन जाता है। ठीक है। वो जेली लाइक मटेरियल क्यों बन जाता है, क्योंकि वो कोएगुलेट हो जाता है। ठीक है। इसीलिए जब हमारा सैंपल लिया जाता है हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा वाइल्स जो हम यूज करते हैं उसमें लिक्विड डाल रखा होता है, थोड़ा आपको कलरलेस सा लिक्विड दिखेगा उसमें। ठीक है। दैट्स अ काइंड ऑफ एंटीकोएगुलेंट। वो एक ऐसा लिक्विड उसमें डाल देते हैं जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो कोएगुलेट ना हो जाए, जेली लाइक मटेरियल ना बन जाए, क्योंकि अगर वो जेली लाइक मटेरियल बन जाएगा तो वो टेस्टिंग के लिए किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है। उस सैंपल को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि ये जो आपका क्लॉट है ये
हम जब बाहर सैंपल देते हैं तो क्यों क्लॉट नहीं करता आपका ब्लड? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपको ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स उनके नाम से आपको याद करने हैं, ठीक है? जैसे इनके फैक्टर्स के नाम है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, सो माय क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट इज कि आप जरा ध्यान से देखिए, जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, 10 है और 12 है, इनके नाम बाकियों से अलग हैं। लाइक बाकी में आप ये देख सकते हैं, किसी में आप ये देख सकते हैं कैल्शियम है, आपका प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजन है, लेकिन इन 3 का नाम अलग है। मतलब ऐसा इनका ब्लड कंपोनेंट से रिजेम्बलेंस हमें दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? मैं क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर क्यों कहती हूँ? मैं इसे कुछ और भी कह सकती थी। 10 को स्टुअर्ट प्रोवर कहते हैं, ऐसा क्यों? मैम उनके नेम से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक फंक्शन जुड़ा होगा, इसलिए उसका नाम है। जिन्होंने ये फैक्टर दिए होंगे उनका नाम नहीं, ना तो ये इस वजह से है कि इनका नाम क्रिसमस है तो शायद इसका क्रिसमस से कुछ लेना देना, ना ऐसा है जिन्होंने इसको ढूंढा है ये उनके नाम पे है, ये पेशेंट्स के नाम के ऊपर है। दिस क्रिसमस फैक्टर इज ऑन द नेम ऑफ द पेशेंट, ठीक है? एक पेशेंट था, उसका नाम क्रिसमस था, ठीक है? आफ्टर हिज नेम व्हेन ही वाज डायग्नोज्ड दैट देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9, सो वो डायग्नोज हुआ, उसके नाम पर ही ये जो फैक्टर है ये आइडेंटिफाई हुआ। ऐसे ही आपका क्लॉटिंग फैक्टर 10 है, स्टुअर्ट एंड प्रोवर, ये एक मेल और फीमेल के नाम पर है। स्टुअर्ट वाज अ मेल एंड प्रोवर वाज अ फीमेल, इन दोनों में ही क्लॉटिंग फैक्टर जो आपका 10 है दैट वाज डेफिशिएंट, सो उनके नेम के ऊपर ये फैक्टर जो है इट वाज गिवन दैट नेम ऑन आफ्टर द नेम ऑफ द पेशेंट। सेम हैगमैन फैक्टर जो है वो भी एक पेशेंट है जॉन हैगमैन नाम का, उसके नाम पर जो है ये फैक्टर दिया गया है, ठीक है? उस टाइम पे ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये डेफिशिएंट थे इन पर्टिकुलर पर्सन्स में। आफ्टर दैट दे वर गिवन दिस नेम, ठीक है? बाकी सारे नेम जो है आपको कहीं ना कहीं ब्लड के कंपोनेंट में मिल जाएंगे, लेकिन ये नाम हमारे ब्लड में नहीं होते, हैगमैन, स्टुअर्ट, क्रिसमस, ठीक है? क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ वी हैव द स्टेजेस। हाँ जी, मैम एक बार दोबारा बता दो, अगर हम ब्लड सैंपल के लिए देते हैं तो वो क्लॉट क्यों नहीं करता? ब्लड सैंपल इसलिए क्लॉट नहीं करता क्योंकि जो वायल्स, जिस ट्यूब में हमारा सैंपल लिया जाता है वहां पहले से एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है, एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जो ब्लड को इकट्ठा नहीं होने देता, वो वैसा ही रहता है जैसा बॉडी के अंदर है। आपने देखा होगा छोटा सा व्हाइट कलर का लिक्विड होता है वहां पे, ठीक है? तो व्हाइट कलर का लिक्विड जो है वो एंटीकोएगुलेंट होता है, वो जमने नहीं देता ब्लड को। ओके मैम। नेक्स्ट वी हैव द स्टेजेस ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग के स्टेजेस क्या रहती हैं कि आपका जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे चलती है। सबसे पहले हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है ना। हाउ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट, हमारे पास 2 पाथवे होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है और जो एक्सट्रिंसिक है, ये सारे के सारे पाथवे एक्टिवेट होते ही प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो अभी आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो थ्रोम्बिन बन जाएगा, ठीक है? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली फिब्रिनोजन जो है वो आपका फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिब्रिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म एंड फिब्रिन इज द एक्टिव फॉर्म, ठीक है? तो इनएक्टिव फॉर्म जो है वो सारी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस और द स्टेजेस ऑफ क्लॉटिंग। जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे सब एक्टिवेट हो जाएंगे, सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर क्लॉट, ठीक है? यहाँ आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पे मेरी मार्किंग्स दिख रही हैं, वन इज द इंट्रिंसिक पार्ट, अनदर इज द एक्सट्रिंसिक पार्ट, ठीक है? एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहर से अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसा फैक्टर है जो आपके टिश्यू को डैमेज कर रहा है, उसकी वजह से अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर जो सरफेस के अंदर है उसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि क्लॉट बन रहा है। अब जब भी हमारे ये दोनों पाथवे एक्टिवेट होंगे दैट विल एक्टिवेट योर क्लॉटिंग फैक्टर। आप देख सकते हैं जब टिश्यू डैमेज होगा तो आपका जो फैक्टर नंबर 7 है वो एक्टिवेट हो जाएगा अलोंग विद द टिश्यू फैक्टर। यहाँ आप देख सकते हैं इट विल बी एक्टिवेटेड।
अब ये जब एक्टिवेट होते हैं ना, एक कंपोनेंट एक्टिवेट होता है, इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ अनदर कंपोनेंट। यहां पर जैसे 7 एक्टिवेट होगा, वो 10th नंबर का जो आपका फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर, हियर ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन। जिस भी कंपोनेंट के साथ ए लगा हुआ है, दैट मींस दैट इज द एक्टिव फॉर्म। ठीक है, यहां पर आपका इंट्रिंसिक वाले ने आपके 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर दिया। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं, सबसे पहले आपका फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होगा। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस। जब एक फैक्टर एक्टिवेट होता है, वो सीरीज ऑफ फैक्टर को अपने साथ एक्टिवेट करता है। देन देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ 10th फैक्टर, सॉरी 11th, 9th एंड अल्टीमेटली द 10th फैक्टर विल बी एक्टिवेटेड। ये प्रोसेस उन दोनों में थोड़ी वेरी करती है, बाद में इन सबका काम एक ही होता है। जब एक बार आपके सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दैट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। जैसे मैंने आपको बताया था, जब तक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक हमारी क्लॉटिंग की प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी। ठीक है, सो उसको एक्टिवेट करने के लिए वी हैव 2 पाथवेज, यानी 2 ऐसी प्रोसेस जिससे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है। एक है इंट्रिंसिक पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, साइमल्टेनियसली आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर 13, वन मोर थिंग, जो आपका फिब्रिनोजन है वो भी आपका एक्टिव हो गया। मींस जितने कंपोनेंट है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, वो सारे के सारे जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, सब एक्टिवेट हो जाएंगे, दैट विल रिजल्ट इन द स्टेबल फिब्रिन क्लॉट। ठीक है, ये सब जो है स्टेबल फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया? पाथवे एक्टिवेट होने से ही आपकी प्रोसेस इनिशिएट होगी। Yes, ma'am. ओके, देन वी हैव द ब्लड क्लॉट, जो मैंने आपको बताया। जब आप ब्लड क्लॉट देखते हैं तो आपको वो रेडिश कलर का दिखता है, लेकिन जब हम कहते हैं प्लेटलेट तो कलरलेस होते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि वो हमें जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है? ऐसा क्यों? मैम फिब्रिन्स की वजह से। और भी कुछ होता है? और बताइए। हम कंफर्म नहीं है, बट शायद एचपी। नहीं, ऐसा रहता है, आपका जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट अकेले तो फ्लोट नहीं करते, उसके साथ साथ आरबीसीज भी होते हैं, डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, है ना। तो जब आपका क्लॉट फॉर्मेशन होता है, तो वो जो फिब्रिन होता है ना, वो इन सबको अपने बीच में एंट्रैप कर लेता है, ट्रैपिंग हो जाती है। ठीक है, उस ट्रैपिंग में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। इस वजह से आपको क्लॉट का कलर रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि उसमें आरबीसीज होते हैं, इन टर्न उसमें एचबी होता है। ठीक है, हाँ वही बोला। हाँ वही, तभी मैंने आपकी लाइन को ज्वाइन कर दिया कि उसमें ऐसा नहीं होता कि अलग से एचबी निकल के आएगा, उसमें आरबीसी होता है, जो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एचबी जो है उसमें कलर रेड आता है, तो इस वजह से आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज भी साथ में ट्रैप हो जाते हैं, तो इस वजह से कलर उसका रेड हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट थिंग, लाइसिस ऑफ द ब्लड क्लॉट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्लॉट रिट्रैक्शन, मैंने आपको बता दिया, वहां पर सीरम जो है वो ऊज आउट होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कुछ देर बाद क्लॉट जो है वो धीरे धीरे साइज में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर बन गया है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको हम प्लाज्मिन कहते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या करता है? फिब्रिनोलाइसिस करता है, उस फिब्रिन की ब्रेक डाउन कर देता है और क्लॉट टूट जाता है। सो दिस इज द लाइसिस ऑफ द ब्लड क्लॉट। ऐसा क्या है कि हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में कैल्शियम है, सब कुछ है, फिर भी हमारा ब्लड फ्लोट क्यों करता है? ये क्लॉट क्यों नहीं हो जाता? एंटीकोएगुलेंट है बॉडी में। वन फैक्टर एंटीकोएगुलेंट है, और मैम ये मूव करता रहता है ना हाँ, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है। फाइन, अनदर फैक्टर, 2 चीजें और क्या है ऐसा? एंटीकोएगुलेंट है हमारे पास। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है हमारी बॉडी में? पैरन।
हेपेरिन है, ठीक है। तो हमारा ब्लड कंटिन्यूस मोशन में रहता है। सेकेंडली इसमें एंटीकोएगुलेंट है। और भी कोई फैक्टर है? व्हाट कैन बी एनी अदर पॉसिबल फैक्टर्स? कुछ ऐसे पॉसिबल फैक्टर? हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो उससे क्या होगा? तो उससे वो लिक्विड फ्लूइड की फॉर्म में ही रहेगा ब्लड भी। वो तो बता दिया ना, फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, वो सर्कुलेट करता है, वो तो ठीक है, कंटिन्यूस मोशन में रहता है ना वो। और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं हमारे पास, तो क्लॉट क्यों नहीं करता? प्लाज्मा और लिम्फ ये सब जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से शायद। जितने क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं वो सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब तक वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो क्लॉटिंग कैसे करेंगे? ठीक है, जितने आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सब इनएक्टिव होता है। ब्लड हमेशा कंटिन्यूस मूवमेंट में रहता है, एक जगह स्टेगनेंट नहीं रहता। हमारी बॉडी में एंटीकोएगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिस वजह से ब्लड कोएगुलेट नहीं करता। बॉडी में फिब्रोलिटिक मैकेनिज्म होता है जो मैंने अभी आपको बताया। प्लाज्मिन की वजह से अगर कहीं पे मान लीजिए क्लॉटिंग स्टार्ट होने भी लगे तो वो उसको फटाफट ब्रेक डाउन कर देता है। दैट इज द फिब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। हमारे जो बॉडी है उसमें स्मूथ एंडोथेलियम लाइनिंग होती है, तो इन सब की वजह से हमारा ब्लड जो है वो कभी क्लॉट करता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ कैल्शियम। मैंने आपको बताया था कैल्शियम क्या करता है, हमारी जितनी भी रिएक्शंस जो होती हैं कोएगुलेशन उन सबको प्रमोट करता है। यानी अगर कैल्शियम नहीं होगा तो कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, सो दोज हु आर हैविंग द डेफिशिएंसी इन कैल्शियम, कभी कभी उनका जो ब्लड है वो जो क्लॉट करने में, कोएगुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर आप कभी ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और आपको वो जो ब्लड है ब्लड बैंक में रखना होता है, हमेशा उसमें से हम कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या करेगा, सारी प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा। इसलिए हम कैल्शियम को पहले ही बाहर निकाल देते हैं बाय बाइंडिंग विद सम काइंड ऑफ एजेंट, जैसे ऑक्सलेट या सिट्रेट ऐड कर देते हैं। तो ऑक्सलेट क्या करेगा, कैल्शियम के साथ बाइंड हो गए, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सिट्रेट बना देगा। अब जब फ्री कैल्शियम होगा ही नहीं तो ब्लड की जो कोएगुलेशन प्रोसेस है वो इनिशिएट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी, प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, तो आपका जो ब्लड है वो उस पैकेट में बिल्कुल सेफ रहेगा, उसमें क्लॉटिंग नहीं होगी। समझ में आया कैल्शियम क्या करता है? यस मैम। देन वी हैव विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इट्स अ काइंड ऑफ नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव। ठीक है, नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव होता है जो हमें हमारे फूड से भी मिलता है, और जो हमारा आपका गट होता है उसमें जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो भी विटामिन के को बनाता है। आपको पता है विटामिन के जो है हर तरह के जो कोएगुलेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, या जो प्रोथ्रोम्बिन है, इन सब की जनरेशन के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हमारा लिवर सिंथेसाइज करता है। जिन लोगों में विटामिन के की कमी रहती है उनका जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब है कि जो प्रोथ्रोम्बिन बनना है वो देर से बनेगा। अगर प्रोथ्रोम्बिन देर से बनेगा मतलब आपका वहां पर जो क्लॉट है वो देर से बनेगा, क्लॉट देर से बनेगा मतलब आपका ब्लड ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो है लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड ज्यादा से ज्यादा ऊज आउट होगा हमारे वूंड में से। ठीक है, सो विटामिन के की डेफिशिएंसी से प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग का टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपका क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो जो ब्लड क्लॉटिंग है वो होगी नहीं। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है या क्या हो रहा है? मतलब मुझे बड़ी हल्की आवाज रहती है, आप लोग थक जाते हैं सुनते सुनते। हमारा समझ। एक तो लेक्चर भी हमारा लंच उसमें हो जाता है आफ्टरनून में। अच्छा चलिए ठीक है। रोल ऑफ लीवर वही सेम चीज है। आपका लीवर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोकोएगुलेंट्स को सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। लेकिन जितने भी आपके प्रोकोएगुलेंट यानी जो एजेंट कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है, तो उनका रिमूवल भी जो है लिवर के थ्रू होता है।
ठीक है। सो जितने भी आपके एंटीकोएगुलेंट्स हैं या प्रोकोएगुलेंट्स हैं वो सब हमारे लिवर से सिंथेसाइज होते हैं। इन केस अगर लिवर में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर कोएगुलेट कर जाता है। हाइपर कोएगुलेट माने कि उसमें जो कोएगुलेशन है, जो क्लॉटिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जितनी ब्लड वेसल्स होंगी उन सब में क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपकी ब्लड वेसल्स क्लॉट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो नहीं करेगा, इट इज वेरी डेंजरस। वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो खराब हो जाएगा, पूरी बॉडी में हो गया, द पर्सन वोंट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, आपने सुना भी होगा ब्रेन में, हार्ट में क्लॉट आ जाए तो पर्सन की जो है डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस एरिया में जो है आपकी ब्लड वेसल्स को वो रप्चर करना स्टार्ट कर देता है, खराब करना शुरू कर देता है। सो लिवर फेलियर में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देन वी हैव एंटीकोएगुलेंट पार्ट। हमारे पास इन विवो और इन विट्रो होता है। इन विवो इन विट्रो का मतलब होता है, इन विट्रो माने बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। ठीक है, इन विट्रो कंडीशंस में मान लो आपने अपना ब्लड सैंपल दिया है या आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो उन कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं करता। जैसे कि आप हिपैरिन डाल सकते हैं, ईडीटीए डाल सकते हैं, ऑक्सैलेट के कंपाउंड्स ऐड हो सकते हैं, सिट्रेट्स ऐड हो सकते हैं, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जिसको हम एसीडी या सीपीडी कहते हैं। एसीडी होता है आपका एंटीकोएगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज। और सीपीडी होता है आपका सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ये हमारे कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं करने देते। ठीक है, ऐसे इन विवो में भी बॉडी में आपके वारफरिन है, ठीक है, विटामिन के है, हिपैरिन है, ये सब चीजें हमारे ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकती हैं। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग को चेक करने के लिए कि आपका जो ब्लड में क्लॉटिंग है वो प्रॉपरली है नहीं है, हमारे पास 2 से 3 टेस्ट रहते हैं। फर्स्ट इज योर ब्लीडिंग टेस्ट। अब क्या किया जाता है, आपकी जो फिंगर है उसको विद द हेल्प ऑफ लेंसेट और नीडल प्रिक किया जाता है। ठीक है, वहां से सैंपल लिया जाता है और फिर आपके उस सैंपल को, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करी है, दीज आर आपके जो फिल्टर पेपर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपके ब्लड सैंपल को हर 30 सेकंड के बाद यहाँ पर आपकी फिंगर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, वी विल पुट योर फिंगर ऑन दैट फिल्टर पेपर। ठीक है, फिर 30 सेकंड्स का वेट करेंगे, फिर आपके फिंगर से यहाँ पर जो है उसको प्रेस करेंगे, उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे। जितने टाइम तक आपका ब्लड जो है वो ब्लीडिंग होनी रुकती नहीं है, उस टाइम को हम कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। जब तक आपका उस पर्टिकुलर जो वुंड है या पर्टिकुलर एरिया है वहां से ब्लड आना नहीं स्टॉप होता, तब तक आप उसको काउंट करते रहेंगे। आफ्टर दैट वी विल, आफ्टर 30 सेकेंड हम उसको कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल सी कि हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है वो 3 से 6 मिनट्स के बीच में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर ज्यादा या कम होगा ऑब्वियसली देयर कैन बी सम प्लेटलेट डिसऑर्डर। ठीक है, कि आपका ब्लड जो है वो ढंग से जो है उसमें प्रॉपरली उसमें प्लेटलेट्स नहीं बन रहे हैं या ज्यादा बन रहे हैं। सो उसमें क्या चीज आएगी, ये टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ब्लीडिंग टाइम है दैट इज नॉर्मल और नॉट। हमारे पास ड्यूक मेथड और आईवी मेथड 2 मेथड्स होते हैं, आप इसे लैब में परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड वी हैव द क्लॉटिंग टाइम। अब क्या होगा, आपने जैसे ही प्रिक करा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फिंगर, ठीक है, आपने लेंसेट की हेल्प से प्रिक करा, ब्लड जो है आना स्टार्ट हो गया। आप एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे, कैपिलरी ट्यूब तो देखी होगी आपने, पतली सी ऐसी ट्यूब सी रहती है। एम आई ऑडिबल? यस मैम, देखिए मैम। ठीक है, इस तरह की पतली सी ट्यूब रहती है। अब जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना, उसका एक कैपिलरी एक्शन होता है। जैसे ही आप इसको अपने वुंड पर लेकर आएंगे ना, ब्लड जो है इसमें राइज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अप टू एन एक्सटेंट, मान लीजिए यहां तक आप उसमें ब्लड जो है कलेक्ट करेंगे। फिर वही आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 30 सेकेंड्स, आप जो है उसको ब्रेक करना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट ब्रेक यहां से, ठीक है, क्लॉट बना कि नहीं बना। देन आफ्टर 30 सेकेंड्स आप फिर से ब्रेक करोगे, क्लॉट बना कि नहीं बना। एट विच टाइम जब आपको क्लॉट बनना दिखाई दे जाएगा, क्लॉट मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लो मैंने अभी आपकी वो कैपिलरी तोड़ी है, तो 2 कैपिलरीज के गैप के बीच में ना मुझे इस तरह की एक तार सी दिखाई देगी।
ठीक है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जर्व। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मुझे बताएगा कि वहां पर जो है जो क्लॉट है वो बनना शुरू हो गया है। ठीक है, सो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम विल बी 3 to 8 मिनट्स। ठीक है, 3 से 8 मिनट तक का टाइम रहता है आपके क्लॉटिंग टाइम में। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब मेथड होता है और ली वाइट मेथड होता है। ठीक है, इनकी हेल्प से हम क्लॉटिंग टाइम देख सकते हैं। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Another thing we have the prothrombin time. प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या होता है, आपके ब्लड को जो है वो एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, कैल्शियम जो है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आप उसके बीच में ऑक्सलेट डालते हैं और कैल्शियम को उसमें से रिमूव कर देते हैं ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो जाए। ठीक है, फिर उसी ब्लड में आपने एक्सेस क्वांटिटी ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ऐड कर दिया। उसी ब्लड में जिसमें से आपने पहले कैल्शियम खत्म किया था, उसी में आपने वापस से क्या करना है, बहुत सारा जो कैल्शियम है और बहुत सारा उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐड करना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड करोगे ब्लड क्लॉट करना दोबारा से शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो हमें ये चीज देखनी है कि जैसे ही आपने थ्रोम्बोप्लास्टिन उसके बीच में डाला, ठीक है, कितनी देर में आपका जो ब्लड है इसकी प्रोसेस एक्टिवेट हुई। तकरीबन 12 सेकंड लगते हैं आपके प्रोसेस को एक्टिवेट होने में, अराउंड 12 सेकंड्स का टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड है, यानी 12 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, मींस देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इनमें से कोई फैक्टर जो है दैट इज डेफिशिएंट। ठीक है, इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो सकती है एंड डेफिशिएंसी ऑफ दीज फैक्टर्स इज नोन एज हीमोफीलिया। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि जब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते तो ब्लड जो है वो देर से क्लॉट होता है। वो इसीलिए होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। जब तक प्रोथ्रोम्बिन आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो इनिशिएट ही नहीं होगी। समझ में आया? सेनेसेंस एज में हम अगर किसी में दिक्कत है, अगर अनआइडेंटिफाइड है या फिर ट्रीटमेंट नहीं है, तो इट कैन इवन लीड टू डेथ आल्सो। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक हाँ देखिए, जब तक आपको कभी वुंड नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी, तब तक आपको ये चीज पता नहीं चलेगी। और ऐसा नहीं है कि हमें पता होता नहीं है, हमें कभी चोट नहीं लगती है ना, कभी ना कभी तो इंजरी होती है और उस टाइम अगर छोटे से वुंड में से भी बहुत देर तक आता है, सो इट शुड बी मॉनिटर्ड कि अगर तो आपका कट डीप है तो हो सकता है वो थोड़ी देर लगे उसको बंद होने के लिए, लेकिन अगर वो एक्सेसिवली कुछ टाइम पीरियड तक भी वो जो है एज सच उसमें से ब्लीडिंग होती रहे, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, प्लेटलेट्स में, क्लॉटिंग फैक्टर में कहीं कोई दिक्कत है जिस वजह से आपका ब्लड रुक ही नहीं रहा है। और ट्रॉमा की कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल सिचुएशन होगी तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मैम फिर जो नोज ब्लीडिंग होती है उसमें भी यही चीज होती है, उसमें भी कोagulation का फैक्टर होता है? नहीं, नोज ब्लीडिंग अलग चीज है, उसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। जो नोज ब्लीडिंग की आप बात कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज एपिस्टेक्सिस। उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि नोज में किसी तरह का ट्रॉमा स्टार्ट हो जाता है, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, जब हमारे जो एयर होती है ना, मतलब जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, आपने देखा होगा जो गर्मियों होती है ना उनमें ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि वहां ड्राई एयर होती है, उस ड्राई एयर की वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, उन कंडीशंस में एपिस्टेक्सिस हो जाता है। तो हम इन केस अगर नोज पे इंजरी हुई है